नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं जिस टीवी। मैं हूं नेहा शुक्ला, लेकर हाजिर हूं आज की स्ट्रेट टॉक। बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। भारतीय संसद के निचले सदन लोकसभा और उसके बाद राज्यसभा में भी चुनाव सुधारों को लेकर बहस का दौर जारी है। लेकिन लोकसभा में जिस तरीके से नेता विपक्ष राहुल गांधी के सवालों, मांगों, आरोपों का जवाब गृह मंत्री अमित शाह ने दिया है, उसके बाद भी कई सवाल और सामने आ चुके हैं। और इन सवालों को आइए पहले अपने दर्शकों के सामने रखेंगे, उसके बाद समझने की कोशिश करेंगे कि भारत में चुनाव सुधार को लेकर जो बातें हो रही हैं, जो कार्यशैली चल रही है या फिर जो कानून बदले गए हैं, ये तमाम बातें अब लोकसभा में बहस के बाद और खास करके राज्यसभा में जो बहस हो रही है, अब कहां पर खड़े हैं ये बातें और तमाम कार्यशैली जिस पर सवाल उठ रहा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से जिस तरीके से तीखी बहस देखने को मिली है, किसने की कितनी बड़ी वोट चोरी, तो ये कह सकते हैं कि राहुल गांधी बोलते हैं कि आपने वोट चोरी की, जो कि सबसे बड़ा देशद्रोह है। जवाब में अमित शाह कहते हैं कि सबसे बड़ी वोट चोरी तो नेहरू, इंदिरा, ये लोग करते आ रहे हैं। चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति में कैसे कानून की दरकार, इसको भी समझने की जरूरत है, क्योंकि रविशंकर प्रसाद बीजेपी के वरिष्ठ सांसद कहते हैं कि हर जगह न्यायपालिका को शामिल करना ये सही नहीं है, ये सेपरेशन ऑफ पावर के खिलाफ तो नहीं है, क्योंकि विपक्ष इसकी मांग कर रहा है। सीजेआई को शामिल करने की मांग क्या विपक्ष की कमजोरी दर्शाता है, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। वोटर लिस्ट से छेड़छाड़ बनाम लिस्ट शुद्ध बनाने की प्रक्रिया एसआईआर। आइए हमारे साथ जो जुड़ चुके हैं कार्यक्रम के साथ, उनका स्वागत कर लेते हैं। हमारे साथ प्रोफेसर मोहम्मद खालिद जुड़ चुके हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। हमारे साथ बीजेपी के नेता हैं अश्विनी शाही, और हमारे साथ यश श्रीवास्तव जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और शुरुआत क्यों ना मैं यश आपसे ही कर लेती हूँ। राहुल गांधी कहते हैं कि डरे हुए हैं अमित शाह, लेकिन बीजेपी का आरोप है कि अगर अमित शाह डरे हुए थे तो वॉकआउट क्यों किया आपने? आप वहां होते, मौजूद होता विपक्ष, और जो तमाम जवाब सामने आए हैं, आप लगातार अपनी जो है आपत्तियां सामने उठाते रहते। जी नेहा जी, कल्पना कीजिए कि आपकी और मेरी कोई बहस हो रही, तो यदि मैं गलती पर हूं और आप बिल्कुल सही बात करेंगे और मुझे पता है कि आपकी ये सही बात यदि सबकी समझ में आ गई तो मेरी कोई नहीं सुनेगा, मुझे हार देखनी पड़ेगी। तो मैं क्या करूंगा? मैं जोर जोर से चिल्लाऊंगा, बेकार की बातें करूंगा, आप पर व्यक्तिगत आक्षेप लगाऊंगा। और जब आप एक समय के बाद जब हो गई सारी बातचीत और आप वहां से चली जाएंगी, तो मैं वहां जबरदस्ती टिका रहूंगा और कहूंगा कि ये देखो उन्होंने वॉकआउट कर लिया। ये बीजेपी ने संसद में किया है। हमारे देश की संसदीय चर्चाओं का स्तर यूपीए के जमाने में देखिए और आज देखिए। एक समय था जब बहुत जटिल चर्चाएं होती थी जिनको ध्यान से सुनना पड़ता था। आज घंटों तक बेकार की बातें होती हैं, सबको ऑलरेडी पता है कि क्या हो रहा है। ये स्तर पे ले आई है ये सरकार इनको। हमें देखना पड़ेगा कि एक बहुत छोटी सी चीज है जो आपको सब कुछ बता देगी कि असल में इनकी नियत क्या है और असल में ये क्या चाहते हैं, किस चीज के लिए ये बेकार की बातें हो रही हैं, वोट चोरी क्यों हो रही है। 2004 में कांग्रेस का बैंक बैलेंस 38 करोड़ था, बीजेपी का 88 करोड़ था। 2004 में, अटल जी के जाने के ठीक पहले। 2009 में कांग्रेस का बैलेंस 221 करोड़, बीजेपी का 150 करोड़। यह भी दुगना नहीं है। 2014 में कांग्रेस 390 करोड़, बीजेपी 295 करोड़। 2014 में नरेंद्र मोदी के आने के 5 साल के अंदर, 150 साल पुरानी पार्टी से तुलना करते हैं, 5 साल में 19 में कांग्रेस का बैंक बैलेंस 315 करोड़, बीजेपी का 3562 करोड़। अभी 620वां या कौन सा ऑफिस का उद्घाटन किया नड्डा जी ने। और 2024 में कांग्रेस का बैंक बैलेंस, इनकी तमाम वाहियात हरकतों के बाद जो इनने चुनाव के बीच में करी थी, हमारे बैंक अकाउंट फ्रीज किए थे, कांग्रेस का बैलेंस है 133 करोड़ और बीजेपी का बैलेंस है 10,107 करोड़। और इसके अलावा बीजेपी के तमाम वो ऑफिसेज अलग, इनके कार्यकर्ताओं की बेनामी संपत्तियां अलग, और बेनामी से याद आया, इनकी वो आरएसएस का जो कुछ है वो अलग। ये पूरा खेल, ये पूरा तमाशा, अमित शाह की चिल्ला चोट जो वो डर के मारे चिल्ला रहे हैं, जो दिख रहा है, क्योंकि वोट चोरी पर वो बहस नहीं कर सकते। चुनाव आयुक्त को उन्होंने कानून से मुक्त क्यों किया, वो बहस नहीं कर सकते। तो ये पूरा जो तमाशा है वो इसलिए है
क्योंकि बीजेपी की इस लूट को जनता से छुपा के रखना है। बाकी सब बातें ये टाइम पास के लिए करते हैं, संसद का समय बर्बाद करते हैं। तो वोट चोरी का जो कारण है वो बीजेपी का करप्शन छिपाने की ये कोशिश है कि वो बनी रहे और बीजेपी लगातार जो है धनी बनती जाए और कांग्रेस जो है वो निर्धन होती जाए, यही एक कारण है वोट चोरी का? नहीं, कांग्रेस के अलावा इनको पूरे देश को भी निर्धन करना है जी। 2014 के पहले दो बड़े ए जो हैं इस देश के, उनकी संपत्तियां 1350% तक बढ़ी हैं। अडानी की संपत्ति 1350% बढ़ी है। देश की उधारी 390% से ऊपर बढ़ी है। जी, ये हालत है। जी। तो इन्हें पूरा देश लूटना है और अपने दोस्तों की जेब में भरना है, और इसीलिए कांग्रेस का कहना है कि हैं। वोट चोरी यही एक कारण है जिसकी वजह से बीजेपी इस पर आमदा दिखती है। अश्विनी जी, आप कैसे देखते हैं? अमित शाह का जवाब आया, राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए, सीजेआई को शामिल किया जाना जो पहले से होता आया था और उनका हटा दिया जाना, क्या पहले विधायिका कमजोर थी जो कि अब हटाकर ये बताया जा रहा है कि विधायिका ताकतवर है, वो खुद एक अच्छा चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त कर सकती है और इसमें न्यायपालिका की जगह नहीं? ये सेपरेशन ऑफ पावर जो है इसके खिलाफ भी जो है जाता है बीजेपी। अश्विनी जी। नेहा जी आप एक प्रबुद्ध पत्रकार हैं और एक अच्छे चैनल को संचालित कर रही हैं इस समय, लेकिन उसके बावजूद भी आप सच्चाई नहीं परोस रही हैं। सच्चाई कब बताइए ना कि इतिहास में कब सीजेआई चुनाव आयोग के अध्यक्ष को, चेयरमैन को, जो भी चुनाव आयोग का जो है मुखिया होता था उसको चुनने के लिए सीजेआई थे? एक सच्चाई बता दीजिए कब थे जी। कल सदन में इतना स्पष्ट सच्चाई रखी गई और उसमें भी एक था कि सुप्रीम कोर्ट ने ये व्यवस्था की थी कि जब तक कोई कानून नहीं बन जाता है तब तक सीजेआई वहां पर रहेंगे। जी। कानून बन जाता है उसके बाद जो व्यवस्था होगी। विपक्ष का नेता कब रहता था, जरा मुझे इस सवाल का जवाब आप दे दीजिएगा। विपक्ष का नेता भी कभी रहा हो कि भाई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री अपने सचिवों की तरफ खींचते रहते थे कि चुनाव आयोग का जो है कौन आयुक्त होगा? ये तो इंदिरा जी के समय से देखिए। और गांधी परिवार ही वोट चोर परिवार है तो दूसरे के ऊपर कैसे लगाएगा? इंदिरा जी वोट चोरी में कन्विक्टेड हुई, दूसरा कोई नहीं हुआ। राजीव गांधी जी की जो है जब वहां पर दुखद मृत्यु हुई उसके बाद पूरे देश का चुनाव ही रद्द कर दिया गया। एक सीट का करना चाहिए, लेकिन नहीं। उस समय वोट चोरी क्यों हुई? सोनिया जी कब बनी देश की नागरिक और वोट कब डाला उन्होंने? ये सारी पीढ़ियां दर पीढ़ियां इनकी वोट चोर हैं। तो राहुल जी किस चीज की बात कर रहे हैं? अभी हमारे कांग्रेस के मित्र बोल रहे थे जो है वो पैसे की बात। इसी देश में देश का सोना गिरवी रखा गया, देश में कुछ बचा ही नहीं था, कोई रिजर्व नहीं। सोना गिरवी रखने के बाद 100 करोड़ रुपए प्रावधान दिए गए राजीव गांधी फाउंडेशन को। किसका था फाउंडेशन? सोनिया जी अध्यक्ष थी। उसके बाद 200 करोड़ का प्रावधान किया गया। तो ये तो एक करप्ट परिवार है जो परिवार के लोगों को शुरू से अंत तक, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू से देखिए, वो अंग्रेजों का मुकदमा लड़के जो है अमीर बन रहे थे। आज भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा। जो अभी कुछ दिन पहले चुनावी चंदे की बात आई थी जी। अच्छी बात है, चुनावी चंदे पर बहुत चर्चा हुई। भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत कुछ मिला। कांग्रेस ने बड़ा हल्ला मचाया इस पर और भी दलों ने हल्ला मचाया। अभी उसी पर भी एक कटाक्ष अखिलेश यादव जी ने भी किया कि भाई ये लोग चंदा पाते हैं, बताते नहीं है। तो भाई आप जितना 1000 करोड़ आपको चंदे मिले थे, जो चुनावी जो है चंदा मिला था, उसको आप जमा करा देते कि भाई नहीं ना हमको नहीं जरूरत है, हम सवाल उठाएंगे तो हम ये राष्ट्रीय कोष में जमा कर देंगे या जनता में बंटवा देंगे। भाजपा एक गलत पार्टी है, वो रखती है। तो ये इस चीजों पर नहीं जाएगा कोई, लेकिन एक थेथरोलॉजी है, उस थेथरोलॉजी को लेकर राहुल गांधी सदन में जाएंगे और उनके लोग आप जो है बाहर की तरफ जो है इस समय पूरा मीडिया के सामने चिल्लाना शुरू करेंगे। चलिए, एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है अश्विनी जी, लेकिन एक जिज्ञासा सामने ये आती है कि
कोई भी चुनी हुई सरकार है और किसी भी दल की चुनी हुई सरकार क्यों ना हो, उस सरकार की जो जवाबदेही है वो जनता के प्रति है। विपक्ष के क्या काले कारनामे हैं, क्या काले चिट्ठे हैं, उससे जनता को सरोकार शायद कम रहता है, बल्कि वर्तमान में उसका लोकतंत्र कितना मजबूत है शायद इसकी परवाह भारत के मतदाताओं को अधिक होगी। एक ब्रेक के बाद लौटते हैं। फिर से स्वागत है आप सभी दर्शकों का। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक और सीधे आपको लेकर चलेंगे प्रोफेसर मोहम्मद खालिद के पास। प्रोफेसर खालिद, जिस तरीके से अमित शाह ने जवाब दिया और जिस तरीके से राहुल गांधी ने चुनौती दी, क्या लोकसभा में चुनाव सुधार पर इसी तरह की बहस की उम्मीद भारत का मतदाता लगा रहा था? नेहा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, बात यह है कि ये बहस किस चीज पे हो रही थी, ये सबको पता होना चाहिए। वो लोग खासतौर पर जो अखबार नहीं पढ़ते या जिन्होंने प्रोसीडिंग नहीं देखी है जी, वहां पर बात ये डिस्कस हो रही है कि क्या इलेक्शन कमीशन वाकई सत्ता के साथ मिलकर के इलेक्शन को शेप दे रहा है, यानी अपनी मर्जी के साथ इलेक्शन को एक दिशा देता है जी। वहां पर यह डिस्कस हुआ कि पेपर बैलेट चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए। वहां पर यह डिस्कस हुआ कि वीवीपैट 100% होनी चाहिए या आंशिक रूप से होनी चाहिए। वहां पर यह बहस हो रही थी कि क्या वाकई जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं सरकार के वो सब कंप्रोमाइज्ड हैं, यानी सब दबाव में काम कर रहे हैं, और क्या इलेक्शन कमीशन की अपॉइंटमेंट में एक न्यूट्रल प्लेयर जरूर होना चाहिए सरकार और अपोजिशन के साथ साथ, यानी कि सीजेआई। क्या बाकी की जितनी भी अपॉइंटमेंट्स हैं वहां पे अपोजिशन और रूलिंग पार्टी के अलावा एक न्यूट्रल बंदा होना चाहिए जी। ये चीजें वहां पर डिस्कस हो रही थी। और वोट चोरी का मामला भी आया और वहां पर उसने कहा, क्योंकि मैं देख रहा था सारी प्रोसीडिंग, राहुल ने जब कहा कि इस तरह से वोट चोरी हुई तो वहां पर उन्होंने चैलेंज किया रूलिंग पार्टी ने, और उन्होंने कहा भी मेरी जितनी भी 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं उसके ऊपर मैं बहस करने के लिए तैयार हूं जी। और उससे मामला आगे बढ़ा और आगे बढ़ करके ऊंच नीच की बातें भी हुई और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल भी हुआ जो कि नहीं होने चाहिए। सवाल ये है कि जब आप पार्लियामेंट के, और ये चीजें जो हैं, पहले वोट चोरी का मामला और ये सब चीजें इलेक्शन कमीशन उसको वो कर रहा था, दरकिनार कर रहा था कि ये तो ऐसे ही बेकार चीजें हैं और ऐसा कुछ नहीं है। अब वो सारा सदन की कार्रवाई का पार्ट बन गया है, यानी कि ऑफिशियल उसका पार्ट बन गया। जी जी। एक तो ये इसका एक पॉजिटिव फायदा ये हुआ जी। एक इसका फायदा ये हुआ कि जो ईवीएम पर बार बार सवाल किया जा रहा है, तो अपोजिशन के 2 एक्सपर्ट्स जो हैं वो ईवीएम की जो स्ट्रक्चरिंग है, जिसको हम कहते हैं ईवीएम आर्किटेक्चर जी, उसको भांपने में मतलब सहायक होंगे या भांपेंगे साथ दूसरे एक्सपर्ट्स के। ये एक चीज हो गई है, क्योंकि बार बार जब ईवीएम की बात होती है, बार बार जब ये होता है कि पेपर बैलेट पर दोबारा जाना चाहिए, तो दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। और साथ में ये भी है कि इलेक्शन कमीशन ना अपोजिशन का होना चाहिए ना रूलिंग पार्टी का होना चाहिए जी। इलेक्शन कमीशन एक न्यूट्रल प्लेयर होना चाहिए, एक एम्पायर होना चाहिए, और वो एम्पायर जो कि न्यूट्रल हो। और क्योंकि संविधान क्या कहता है, आर्टिकल 324 ऑनवर्ड्स, भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना है जी। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन में अपोजिशन के साथ, सॉरी, इलेक्शन कमीशन के साथ अपोजिशन का या रूलिंग पार्टी का या किसी ग्रुप का ट्रस्ट डेफिसिट है, ट्रस्ट नहीं किया जा रहा, तो इलेक्शन कमीशन को उनको सेटिस्फाई करना चाहिए। इसमें ना रूलिंग पार्टी को अपोजिशन इलेक्शन कमीशन के प्लस अगेंस्ट या फेवर में होना चाहिए, ना अपोजिशन पार्टी को फेवर और उसमें होना चाहिए, बल्कि उसको एक निष्पक्ष तरीके से परखना चाहिए इलेक्शन कमीशन को, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के ऊपर सारी हमारी डेमोक्रेसी खड़ी हुई है।
जी अब जो इलेक्शन करवाने वाली संस्था है उस पर ही सवाल किए जा रहे हैं, वो उन सवालों का सफिशिएंट संतोषजनक जवाब नहीं दे रहा है, तो फिर वहां पर हंगामा उसी को लेकर को हुआ, और हुआ भी यही सारा कुछ जो कि हमने कल देखा। जी जी ऐसे में खालिद सर, जो अमित शाह ने जवाब दिया, उस जवाब पर थोड़ा खुद और दर्शकों तक एक जानकारी पहुंचाने की कोशिश करना चाहूंगी। अमित शाह कहते हैं कि चुनाव आयुक्त को दंडित नहीं किया जा सकता जब वो पद पर रहते हैं उनके कार्य के लिए, और उनको जो इम्यूनिटी है वो 2023 के कानून के जरिए नहीं बल्कि पहले से ही 1951 का जो रिप्रेजेंटेशन एक्ट था, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम था, उसमें भी ऐसा था कि कोई मामला जो है उनके ऊपर नहीं दर्ज किया जा सकता मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ। क्या ऐसा ही है कि पहले से ही उनको लीगल इम्यूनिटी मिल रखी थी और ये 2023 में बदलाव नहीं हुआ है? देखिए, ऐसा है कि जहां तक इलेक्शन कमीशन का सवाल है, पहले भी बहुत से कमजोर इलेक्शन कमिश्नर आए हैं जी। और उसके बाद हमने टीएन सेशन भी देखा है जी। टीएन सेशन द्वारा लाए गए रिफॉर्म्स भी हमने देखे और जिनका बहुत फायदा भी हुआ है। चाहे वो आपका वोटर आई कार्ड है, चाहे आपकी वोटर लिस्ट के ऊपर फोटो है, बड़ा कुछ बड़ी चेंजेस आई उसमें। बड़ा अपोजिशन की उस समय की सरकार ने भी अपोजिशन की थी, क्योंकि सरकार, जो भी सरकार हो, वो कभी ये नहीं चाहती, वो अपने जो फील्ड है वो अपने पक्ष में रखना चाहती है। लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होना चाहिए, अपने पक्ष में होना चाहिए। उस समय की सरकार भी करती रही जी। तो जब आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने जब इम्यूनिटी की बात की, देखो, इम्यूनिटी हमारे संविधान के उसमें किसी को नहीं है, इवन प्रधानमंत्री को नहीं है जी, इवन राष्ट्रपति को नहीं है। इम्यूनिटी जो का मतलब यह है कि वो कुछ भी करता रहे, उस पर संविधान खामोश रहेगा, ऐसा नहीं है। इसमें कोई शक नहीं कि हमारा जो इलेक्शन कमीशन है वो एक संवैधानिक संस्था है जी, एक कॉन्स्टिट्यूशनल है, वो किसी कानून द्वारा नहीं बल्कि संविधान द्वारा है। इसी तरह से पार्लियामेंट भी किसी कानून द्वारा नहीं बल्कि संविधान द्वारा है बनाई जी जी। जब एक संवैधानिक संस्था दूसरी संवैधानिक संस्था को डिस्कस करती है, और उसमें नेचुरली पार्लियामेंट थोड़ी ऊपर इसलिए है क्योंकि वो कानून बनाती है और संशोधन भी कर सकती है जी जी। जो संशोधन कर सकती है तो वो इलेक्शन कमीशन के उसमें भी संशोधन कर सकती है, उसके कामकाज में और दूसरी चीजों में जी। तो इलेक्शन कमीशन को अगर हम कहें कि बिल्कुल इम्यूनिटी हो जाएगी इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमीशन को और इलेक्शन कमिश्नर को जी, वो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, और वो संविधान की, लोकतंत्र की स्पिरिट के ही अगेंस्ट है। अगर मैं कहूं कि मेरे अगेंस्ट कोई कुछ नहीं कर सकता और मैं जो चाहूं करूं तो वो डिक्टेटरशिप हो जाएगी, तो वो ऑटोक्रेसी हो जाएगी, वो रूल ऑफ लॉ से हट करके हो जाएगा। रूल ऑफ लॉ का मतलब ये है, जो हम एस्टेब्लिश करते हैं जी, रूल ऑफ लॉ का मतलब है कि नोबडी इज अबव लॉ, और हर व्यक्ति कानून के अनुसार काम करेगा जी। उसमें इम्यूनिटी की कोई चीज नहीं है और ना होनी चाहिए। इसके ऊपर आग बबूला होने की भी कोई बात नहीं है। इसके ऊपर ये नहीं कि हमेशा से थी, ऐसा नहीं है, और समय समय की सरकारों को क्वेश्चनिंग होती रही है, और इस समय की सरकार को भी क्वेश्चनिंग होनी चाहिए अगर वो अननेसेसरली इलेक्शन कमीशन को डिफेंड करती है। इलेक्शन कमीशन जो है वो एक इंडिपेंडेंट संस्था है, उसको उसके प्लस और माइनसेस डिस्कस होने चाहिए, उसमें इंप्रूवमेंट होनी चाहिए। जब आप एक बात को बैठ गए हैं करने के लिए कि भी इलेक्शन रिफॉर्म की बात करनी हो, जब इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात करनी है तो वो मेरे पर्सनल एजेंडे से उठ करके बात होनी चाहिए जी। बिल्कुल बिल्कुल। यश, मैं आपसे समझना चाहूंगी, अमित शाह ने कहा 1951 में ही ये कानून आ चुका था कि उनके खिलाफ सीईसी जो हैं, उनके चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं, उनके खिलाफ मुकदमा दायर नहीं हो सकता। 2023 में उनको पहली बार इम्यूनिटी नहीं दी गई है, तो इनको 2024 में आके उस कानून को हटाना चाहिए था। उसके ऊपर एक और फोटोकॉपी चिपकाने क्यों बैठे? ये तो कांग्रेस की नीतियों का विरोध करते हैं ना। यदि कांग्रेस ने किया होता तो इनको दोबारा वही का वही कानून पास करने की क्या जरूरत थी? कॉमन सेंस की बात है ये, मैं आपसे नहीं, जनता से और जिनसे उम्मीद नहीं है उनसे कह रहा हूं। अब एक बात और है, मैंने आपसे शुरू में कहा था कि यदि आपकी मेरी बहस हो और मेरी बातें बिल्कुल गलत हो, लेकिन फिर भी मुझे किसी तरह जान बचा के भागना हो, तो मैं क्या करूंगा? वो आपने यहाँ भी देख लिया, बेकार की चिल्ला चोट, फालतू की बातें क्यों हो रही है वो भी मैं आपको बताता हूँ। अभी तक हम पे अमेरिका टैरिफ लगा रहा था,
अभी मैक्सिको ने हम पर 50% टैरिफ लगाया है। बताइए, मैक्सिको हमारे एक आध राज्य के बराबर का देश है, वो हम पर टैरिफ लगा रहा है। उसके अलावा आरबीआई का डेटा कहता है कि इस साल फाइनेंशियल ईयर 2025 में नकली नोटों की संख्या 37% बढ़ी है। बताइए, महान विश्वगुरु सरकार में 37% नकली नोट बढ़ गए। ये इनके काम है। और उसके अलावा यदि आप खोजने जाएंगे तो इस सरकार के रोज नए नमूने आपको मिलेंगे। इन्होंने 2021-22 में सरकारी योजनाओं के नाम पे पार्टी फंड में चंदा लिया है, ये एक आरटीआई से पता चला है। तो ऐसा है, जो मैं आपको शुरू में ही बोल चुका हूं, पूरा खेल है देश की संपदा और संसाधन पर कब्जा करने का और अपनी बेनामी आरएसएस के थ्रू अपने लोगों के बीच में लॉन्डर कराने का। ये इनका काम है और उसके आगे पीछे ये बहाने बुनते रहते हैं। आपने किसी देश में देखा है कि आजादी के 75-80 साल हो रहे हो और बैठ के वहां पे वंदे मातरम की चर्चा में संसद का 10-12 घंटा लगाया जा रहा हो? अरे आपको सुधार करना है, 1 मिनट में नोटिफिकेशन जारी कीजिए, कर दीजिए सुधार, करने दीजिए जिसको चर्चा करना है। संसद में खड़े होकर रो क्यों रहे हो पूरी कैबिनेट? इससे सबूत है यह आपका कि ये देश का समय बर्बाद करते हैं, इनको कुछ नहीं करने देना है। देश जब वोट चोरी पूछता है, मणिपुर पूछता है, उत्तर प्रदेश के भयानक अपराध पूछता है, ये लाके कुछ ऐसा चिपका देते हैं और समय बर्बाद करते हैं। ठीक है, मैं अश्विनी जी से उत्तर लूंगी। एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद लौटेंगे और जल्द अश्विनी जी से ये तमाम जो बातें हैं उस पर जवाब लेंगे, या फिर उनकी आपत्तियां हैं तो आप दर्शकों तक पहुंचाएंगे। इस छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है और सीधे लेकर चलेंगे बीजेपी के नेता अश्विनी जी के पास। अश्विनी जी, 11 साल से अधिक वक्त हो चला है। चुनाव सुधार के लिए बीजेपी नेतृत्व वाली एनडीए अगर अपनी यहाँ पर कार्यशैली स्थापित करना चाहती, कि बहुत प्रभावी कार्यशैली, तो अब तक हो चुका होता है। अभी लोकसभा में इतना समय बर्बाद नहीं होता, ना ही तू मैं जैसी परिस्थिति का सामना करना पड़ता। अश्विनी जी, क्यों अगर 2023 में ये कानून जो लाया गया और उससे पहले 1951 का, जो कि यश ने यहाँ पर बात रखी कि कॉपी पेस्ट क्यों किया गया? आप एक कड़ा कानून ला सकते थे। देखिए, संविधान भी हमारे यहाँ 1950 में बन चुका था। संविधान में जब आवश्यकता पड़ती है तो संशोधन किया जाता है, तो आवश्यकता पड़ेगी तो हम संशोधन करेंगे। जो कानून है वही तो कल माननीय गृह मंत्री जी ने कहा कि आपकी वजह से, आपके कहने से हम अपनी बातें नहीं तय करेंगे, हम अपनी बातें बोलेंगे। राहुल गांधी बेतुकी बातें करते हैं सदन में बैठकर। सदन में अब बताइए, चर्चा मांगते हैं, ये अच्छी बात है। अपने ही चर्चा मांगा इन लोगों ने, सदन से वॉकआउट कर गए और उसको बड़ा बढ़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है कि बड़ा बहादुरी का काम कर दिया। पेगासस पर चर्चा मांगी, वॉकआउट कर गए। हिंडनबर्ग पर चर्चा मांगी, वॉकआउट कर गए। इन लोगों ने राफेल पर चर्चा मांगी, वॉकआउट कर गए। किसान आंदोलन पर चर्चा मांगी, वॉकआउट कर गए। मणिपुर पर चर्चा मांगी, वॉकआउट कर गए। तो ये तो रणछोड़ कांग्रेस है और विपक्ष है पूरा जी। और अपनी कमजोरी को जब सामना नहीं कर सकते हैं, जवाब सुनने की हिम्मत नहीं होगी, तो जनता भाग जाती है। ये वहां के जो नेता हैं, विपक्ष के एलओपी हैं, वो भाग जाते हैं, उनके साथ पूरी टीम निकल जाती है। तो ये पुरानी आदत है इनकी, उसमें हमको नहीं पड़ना है। आपके सवाल का एक आपने सवाल किया था पीछे कि सरकार जवाबदेह होती है जनता की, विपक्ष नहीं होता। बहुत उम्दा सवाल था जी। तो मैं कहना चाहता हूं कि जनता जवाबदेह है, सरकार जवाबदेह है जनता का जी। सरकार जनता के हर मुद्दे पर जनता को जवाब दे रही है। इसीलिए जनता ने बार बार हमको सदन में पहुंचाने का काम किया। अभी बिहार में देखिए किस तरीके से। बाकी तो जो व्यक्ति इस तरीके से लुट पिट जाता है जनता के सामने, तो छाती पीटता ही है अपना कि ये चोरी हो गई, वो हो गया। राहुल गांधी जी ने कहा देशद्रोह है वोट चोरी, तो इनकी 3 पीढ़ियां देशद्रोही हैं, इंदिरा जी, राजीव जी और सोनिया जी। ये सब वोट चोरी करके हैं। तो ये अपने माँ बाप को कह रहे हैं, दूसरे के ऊपर नहीं कह रहे हैं। आसमान में जब थूकेगा आदमी तो अपने ऊपर पड़ेगा। तो राहुल गांधी जी यही कह रहे हैं, देशद्रोही अपने परिवार के लोगों को ही कह रहे हैं, क्योंकि वोट चोरी करके। कीर्ति आजाद जी, अभी जो है शीला दीक्षित जी के पुत्र संदीप दीक्षित जी, सब मान चुके हैं कि वोट की छपाई होती थी, वोट चोरी होती थी। हम लोग नहीं बोल रहे हैं, आपके ही लोग बोल रहे हैं कि वोट चोरी होती थी। तो देशद्रोह आपका है। तीसरा, एक खालिद जी ने कहा कि इस ईसी को फ्री एंड फेयर होना चाहिए। अच्छी बात है, सबका यही आदमी चाहता ही है। लेकिन खालिद साहब जो है, 56 सालों तक कांग्रेस की सरकार रही, उस समय किसी को नहीं याद आया कि फ्री एंड फेयर होना चाहिए। टीएम सेशन को चुनाव लड़ा दिया जाता है गुजरात से,
नवीन चावला को जब उनके खिलाफ लिखा जाता है कि इनको हटाना चाहिए, उनको चीफ आयुक्त बना दिया जाता है। उसके बाद MS गिल को किस तरीके से सोनिया जी को या किसको बचाने के चक्कर में उनको जो है मंत्री तक बना दिया जाता है 10 साल तक। देखिए ना कैसे कैसे लोगों को क्या किया जाता है। CBI का डायरेक्टर किसको बनाया जाता है, जो सुरक्षा में तैनात रहता है गांधी परिवार के। तो ये गांधी परिवार, और जिस तरीके से राहुल गांधी म्यांमार से बनवा के लाते हैं SIR पर और कहते हैं कि यह प्रेस कॉन्फ्रेंस है, म्यांमार से कागज आता है, हिंदुस्तान में कागज नहीं मिलता है उनको। तो इसलिए राहुल गांधी अप्रासंगिक हो चुके हैं देश के लिए। कांग्रेसी उनको ढोते रहे, देश के लोग नहीं ढोएंगे। और देश के लोगों ने तय कर लिया है कि भाई आप गांधी परिवार किस तरीके से था। मैंने बताया ना, आज पैसे की बात हो रही है, कहा गया भाई राजीव गांधी फाउंडेशन को 100 करोड़ क्यों दिया गया देश का सोना गिरवी रख के? क्या उनके खानदान के लोगों का दान पत्र था उसमें? नहीं, ये उसको जिंदा रखने के लिए कुछ भी हो, गांधी परिवार की लेगेसी को बढ़ाना है। आज हर जगह बेहतर तरीके से SIR हो रहा है। SIR पर देखिए किस तरीके से कलकत्ता और पूरे बंगाल में लोग छोड़ छोड़ कर भाग रहे हैं। कहां कहां लोग पकड़े गए। बिहार में SIR हुआ, मुर्दे वोट नहीं डाल पाए नेहा जी। SIR इतनी अच्छी प्रक्रिया है, जब 2003 में हुई थी तो अच्छी प्रक्रिया थी और आज बुरी प्रक्रिया हो गई। क्या ये दोहरा मापदंड है? और एक अंतिम बात कह के अपनी बात को समाप्त करूंगा कि देश में राहुल गांधी जी बहुत भाषण देते हैं। बिहार में किसके साथ उनकी जो है गठबंधन उनका था? लालू जी की पार्टी से। आप कहते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी में ये करप्ट आदमी है, इसके साथ नहीं रहना चाहिए, इसको निकाल दो। और जो आदमी कन्विक्टेड है उसकी पार्टी के साथ ये गलबहिया करके जो है चुनाव लड़ते हैं। और सजा याफ्ता मुजरिम के साथ ये वो अध्यक्ष है लालू यादव, एक अपराधी है, और उसके साथ गलबहिया करके चुनाव लड़ते हैं, उसके साथ कहते हैं कि हम करेंगे। तो राहुल गांधी जी वाकई मैं बोलना चाहता हूं अप्रासंगिक हैं। इनकी बात को देश गंभीरता से नहीं लेता है, सदन क्या लेगा। जी ठीक है। मैं प्रोफेसर खालिद आपसे यही सवाल लेना चाहती हूँ। तमाम चुनाव, यश भी इस पे जोड़ना चाहते हैं, ठीक है यश, आप संक्षेप में अपनी बात रखें। अगला सवाल मैं खालिद सर से लेना चाहती हूँ। जी नेहा जी, मैंने जो आपको शुरू में कहा था वो अभी तक वैलिड है और 2 बार समझाने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा है। एक और चीज देखिए, ये समृद्धि एक्सप्रेसवे है, मुंबई से नागपुर 800 किलोमीटर 55,000 करोड़ रुपए लगा के बनाया गया है। इस एक्सप्रेसवे की हालत यह है कि कहाँ डामर है कहाँ सीमेंट है, बनाने वाले ही तय नहीं कर पाए हैं। और इसकी क्वालिटी जो है वो आगे जाती हुई गाड़ी में दिख गई होगी आपको। ये 55,000 करोड़ लगा के बनाया गया है। और नितिन गडकरी जी बता रहे हैं कि इसमें 200 करोड़ प्रति माह रेवेन्यू आ रहा है। किसकी समृद्धि हो रही है पता नहीं, देश को ये मिल रहा है। तो बात यह है कि मैंने जो शुरू में आपको कहा था कि आप किसी के सामने अगर सच रख देंगी तो उसके हाथ पांव कांपेंगे और वो चिल्लाएगा, बेकार की बातें करेगा, और फिर वो व्यक्तिगत आक्षेप पर जाएगा, परिवारों पर जाएगा। यश, मेरा भी सवाल वहीं पर कायम है नेहा जी। यश, ऐसे में मेरा सवाल वहीं कायम है। अगर कोई व्यक्ति जिस पर आरोप है और वो डर गया है, तो आरोप लगाने वाला क्यों सदन से वॉकआउट कर रहा है? उसको तो वहां पर होना चाहिए। नहीं, मैं बल्कि आपको वही तो कह रहा हूं ना कि जब ये पक्का हो गया, जब हर तरह से समझ में आ गया कि ये चर्चा नहीं होने वाली है और चर्चा खत्म मान के हम बाहर निकल गए, तब ये कह रहे हैं कि वॉकआउट कर रहे हैं। क्यों नहीं करी आपने चर्चा? डर के मारे मुझे जब मन होगा तब मैं बोलूंगा। मन का करने के लिए आपको गृह मंत्री बना के बिठाया है देश ने। आप पब्लिक फंड पे बैठे हुए हैं वहां पे, ठीक है, पब्लिक को जवाब देना आपकी जिम्मेदारी है। आप अपने मन की चलाने बैठे हैं वहां पे, क्या समझ रखा है आपने? जी ठीक है। खालिद सर, चर्चा की मांग होती है और सदन से वॉकआउट। बीजेपी तो ये बात कहेगी, आगे रखेगी ही जनता के सामने कि क्यों चर्चा से भाग रहे हैं। फिर मणिपुर में जब हमने देखा कि लंबे समय से मांग होती रही कि मणिपुर हिंसा पर चर्चा हो, और उसके बाद वहां पर भी यही परिस्थिति सामने आई। क्या विपक्ष का ये पैतरा वाकई सही है, सही जा रहा है? पहली चीज तो मैं आपको बताऊं कि जिस वक्त कांग्रेस की सरकार थी जी, उस वक्त कांग्रेस के ऊपर काफी क्वेश्चनिंग होती थी इसको लेकर के, इलेक्शन कमीशन को लेकर के। जी बिल्कुल। एक बार वहां पर भी इलेक्शन कमीशन उन्होंने ऐसा बिठाया था जो कि हम कहा करते थे, हम बल्कि क्लास में पढ़ाया करते थे जी कि इलेक्शन कमीशन सरकार के डिपार्टमेंट की तरह काम कर रहा है जी। पुरानी बात है। TN सेशन की किताब है थ्रू द ब्रोकन ग्लास। यश, दर्शकों ने नोट कर लिया, 90 रुपए से पार। जी ठीक है खालिद सर। TN सेशन की किताब है थ्रू द ब्रोकन ग्लास, वो पढ़नी चाहिए।
जिसमें उन्होंने सारी प्रक्रिया बताई है, कैसे उनकी अपॉइंटमेंट हुई, किस तरह से राजीव गांधी ने उनको कहा, वगैरह वगैरह सारा कुछ। तो समय समय की सरकारों पर, यही सरकार नहीं, समय समय की सरकारों पर अगर इलेक्शन कमीशन कमजोर हुआ है तो उस पर क्वेश्चनिंग हुई है, होनी भी चाहिए। ये नहीं है कि अभी हो रहा है। और सरकार उस समय की भी डिफेंड करती थी, अब भी डिफेंड कर रही है अपने एक्शन। तो ये प्रक्रिया चलती रहती है, लेकिन डेमोक्रेसी के पक्ष में ये है कि इलेक्शन कमीशन जो है उसकी अपॉइंटमेंट से लेकर के उसकी कार्यशैली निष्पक्ष होनी चाहिए, क्योंकि वो एक अंपायर है, क्योंकि हमारा जो गवर्नेंस सिस्टम है वो लोकतंत्र के ऊपर खड़ा हुआ है। तो क्या कोई भी किसी भी देश का लोकतंत्र जो है ये इंडिविजुअल की अपने विवेक, अपने जो है ईमानदारी पर ही टिका रहेगा सर? फिर ये तो सवाल वहीं पर आ जाता है। इसीलिए ये अगर वहां पर कोई भी संशय होगा, कोई भी किसी तरह का लगेगा कि इलेक्शन कमीशन ठीक काम नहीं कर रहा है, तो वो सदन में उठाया जाएगा। लेकिन एक चीज जरूर है, हम देख रहे हैं कि हम डेमोक्रेसी इंडेक्स में डाउन जा रहे हैं। वो क्यों डाउन जा रहे हैं वो भी डिस्कस होना चाहिए। हम मेरा ख्याल है 100वें नंबर पे है डेमोक्रेसी के इंडेक्स में, वो भी हमें देखना चाहिए। इस पर मैं अश्विनी जी से एक ब्रेक के बाद जो है उत्तर ले लेती हूँ। दूसरी बात जो आपने कही है कि वोट चोरी के मामले में और वो सारा कुछ SIR को लेकर के देखिए। नहीं, वॉकआउट को आप सही मानते हैं विपक्ष के? नहीं, देखो, वॉकआउट करना या ना करना ये अपोजिशन की एक स्ट्रेटजी का पार्ट होता है। लेकिन अगर आप उसको छोड़ करके भाग रहे हैं तो वो को कहा जाएगा कि आप डर के भाग गए हैं। अगर आप बहस को बीच में छोड़ करके, या कोई ऐसा इशू आ गया जहां पर जिसको कहते हैं तनाव हो गया या डेडलॉक हो गया, जिसको कहते हैं डेडलॉक में सरकार बात नहीं मान रही है तो वॉकआउट हो गया, ये इट हैज बीन हैपनिंग। बीजेपी बहुत ज्यादा वॉकआउट करती रही है मनमोहन सिंह के टाइम में या उससे पहले के टाइम में। ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस का पार्ट है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का। ठीक है, तो उन्होंने अगर वॉकआउट किया सदन से को, तो उनकी अपनी स्ट्रेटजी है, उसके लिए वो जवाबदेह है जनता के सामने कि हमने वॉकआउट क्यों किया या उस समय क्यों नहीं करना चाहिए था। तो और फिर अकेला अगर एक व्यक्ति करे तब भी, अगर पूरा विपक्ष चला जाता है या जो सबसे बड़ी दूसरी पार्टी है वो निकल जाती है, तो वो लोगों के सामने उत्तरदायी है। उन्होंने अपने वोटर को बताना है कि हमने क्यों वॉकआउट किया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, वो सारा कुछ करें, वो हुआ है और वो होना भी चाहिए। इससे लोकतंत्र की वाइब्रेंसी बढ़ती है। ठीक है, एक ब्रेक के बाद लौटेंगे और अश्विनी जी से समझने की कोशिश करेंगे कि भारत, जिसे मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, यहाँ पर डेमोक्रेसी और खास करके चुनाव की प्रक्रिया पर बहुत बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं। और इसीलिए ये दायित्व NDA की, खास करके बीजेपी की जो NDA का नेतृत्व कर रही है, उसका बन जाता है कि वो दुनिया को बताए। अगर वो विपक्ष पर वोट चोरी का आरोप लगा रही है ये अलग बात है, लेकिन वो दुनिया के सामने रखे, अपने नागरिकों के सामने रखे कि उसकी डेमोक्रेसी जो है, उसकी जो चुनावी प्रक्रिया है वो कितनी जो है मजबूत है और कितनी पारदर्शी भी है। एक ब्रेक के बाद लौटेंगे। फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है और सीधे चलेंगे अश्विनी जी के पास। अश्विनी जी, सबसे बड़ा सवाल दुनिया, भारत का मतदाता समझना चाहता है बीजेपी से, लोकतंत्र को किस तरीके से मजबूत बनाया गया इन 11 से अधिक वर्षों में। अश्विनी जी, चुनाव आयोग पर बहुत गंभीर सवाल लग रहे हैं, बहुत गंभीर तरह के आरोप लग रहे हैं कि एक हारी हुई सीट पर कितने अंतर से हारा। ये पप्पू यादव ने ये सदन में बात रखी है, उसी आंकड़े को बिठा देखते हुए ये सारा जो SIR का खेल बिहार में रचा गया और नतीजे जो है सबको चौंका गए। जी देखिए नेहा जी, भारतीय जनता पार्टी का नेता प्रवक्ता होने के कारण मैं आपको ये जवाब भारतीय जनता पार्टी का दे सकता हूँ, चुनाव आयोग का जवाब नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मैं चुनाव आयोग का कोई प्रवक्ता नहीं। ठीक है जी। दूसरी बात यह है कि SIR जो दिख रहा है, एक निष्पक्ष आंखों से अगर देखा जाए तो बिहार में इस बार मुर्दे वोट नहीं डाल पाए, पलायित लोग वोट नहीं डाल पाए। 65 लाख में से 65 लोगों को भी लेकर कांग्रेस और विपक्ष के लोग जो है सामने नहीं आ पाए, आपत्ति दर्ज करा नहीं पाए कि हम लोग मृतक नहीं हैं, हम लोग जिंदा हैं। और एक बेहतर शानदार तरीके से चुनाव हुआ और जनता ने भर भर कर हमको आशीर्वाद दिया। ये लोकतंत्र की विजय है। 56 सालों तक देश में सत्ता में रहने के बावजूद, यश, मैं आऊंगी आपके पास, अश्विनी जी को बात खत्म करने दीजिए जी।
राहुल गांधी जी जो है देश के बाहर जाते हैं और उनको लोकतंत्र नजर नहीं आता है। उनको नजर नहीं आता है उनकी दादी ने लोकतंत्र की सर्वप्रथम हत्या की, संविधान में 56 या 69 टाके मारे, तो ये लोकतंत्र की हत्या नहीं थी। और खालिद साहब शायद समझा रहे थे कि 100वें स्थान पर डेमोक्रेसी में हम हैं। खालिद साहब, वो हंगर इंडेक्स में भी हम बहुत नीचे थे। उतना खाना, मैं बताऊं, मैं लखनऊ शहर का निवासी हूं, शादियों में जितना छूट जाता है उतना हॉलैंड पोलैंड का जो है, जो जिसने हंगर इंडेक्स बनाया था, साल भर का राशन चल जाता होगा, इतना जान लीजिए। वो लोग बनाते हैं और हमको श्रीलंका से भी पीछे दिखाया गया, पाकिस्तान से भी पीछे दिखाया गया, बांग्लादेश से भी पीछे दिखाया गया। तो ये सब आंकड़े आने दीजिए बाहर के, क्योंकि बाहर के आंकड़ों पर विपक्ष भरोसा करता है, एक पत्रकार भरोसा नहीं करता है। तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि नेहा जी, आज जो FIR पर चर्चा चल रही थी सदन में मैंने 4-5 मामले गिनाए, जिसमें 2-1 मामलों में तो सुप्रीम कोर्ट से डांट भी राहुल जी सुन गए थे, राफेल वाले में, चौकीदार चोर वाले में वो डांट भी सुन चुके हैं जी। ईवीएम की बात आई, ईवीएम पर दिल्ली हाई कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस देवेंद्र उपाध्याय जी ने अर्जी खारिज कर दी थी कि सुप्रीम कोर्ट से भी इस पर फैसला आ चुका है, तो ईवीएम पर कोई बहस नहीं हो रही थी। लेकिन ईवीएम का जिन्न कल सदन में फिर से जागा, तो इन लोगों के दिमाग में एक ऐसा घुस गया है कि बार बार जनता हमको चुनाव में हार का थप्पड़ क्यों दे रही है, वो पच नहीं पा रहा है। अरे इसलिए दे रही है कि आप 56 सालों में जनता को वो नहीं दे पाए कि जो हम जो है आज दिए हैं, 10-11 सालों में हमने दिया है जी। तो नेहा जी, इसको हम लोगों ने बहुत बेहतर तरीके से, ठीक है, बहुत ही बेहतर तरीके से हम लोगों ने इसको जिया है 11 सालों में। आम जो एक नागरिक सबसे अंतिम पायदान पर है, उससे लेकर और ऊपर के पायदान, सबका साथ सबका विकास का नारे के साथ भारतीय जनता पार्टी जो है चली है और आज भी चल रही है। इसलिए 56 सालों में ये लोग जो नहीं कर पाए उसका ठीकरा फोड़ रहे हैं। ठीक है, वैलिडेट मतलब जी। एक बात और बोल दूं कि देखिए, चर्चा FIR पर अगर हो रही थी, राहुल गांधी जी बड़े तो 3 उन्होंने वो किया था, तो चैलेंज करके इस तरीके से देश के गृह मंत्री को चैलेंज कर रहे हैं आप, वहां लोकसभा के अध्यक्ष को आप जो है संबोधित कर रहे हैं, न कि किसी व्यक्तिगत आदमी को। तो व्यक्तिगत जवाब दिया गया था वहां, वरना कोई व्यक्तिगत ठीक है, ये सफाई आ गई। यश आप अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं जी। आपत्ति नहीं है नेहा जी, मेरा तो खुलासा है और मैं 1 घंटे से दे रहा हूं, मेरे साथ दूसरे लोग भी दे रहे हैं। अमित शाह ने जो एकमात्र सुनने लायक बात बोली वहां पे, वो ये कि वो वोट चोरी के खिलाफ चैलेंज में वो बहस में हिस्सा नहीं लेंगे। सिर्फ ये एक काम की बात बोली। इसके अलावा उन्होंने जो बोला है वो एक अभद्र भाषा है, आमतौर पर उपयोग नहीं होती है संसद में, लेकिन रमेश बिधूड़ी को कंपटीशन दिया भी तो किसने? उन्हीं की पार्टी के किसी व्यक्ति ने। चलिए देखते हैं क्या है। उसके अलावा नौटंकी फुल चालू है। अभी हाइड्रोजन कार में किसी जमाने में गडकरी जी आए थे, आज प्रहलाद जोशी पहुंच गए। और अभी शुरू में ये अश्विनी शाही बोले थे कि मैं चुनाव आयोग की तरफ से जवाब नहीं दूंगा क्योंकि मैं भाजपा का हूं, चुनाव आयोग का नहीं। लेकिन उसके बाद SIR, EVM दुनिया भर का रोना कर दिया हमने। क्यों? क्योंकि ज्ञानेश जी ने इनको रखा हुआ है। सिर्फ एक ज्ञानेश गुप्ता हैं जो इस देश में किसी भी सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग से इम्यून है, उनके अलावा कोई भी नहीं। तो वो चाहें तो इन लोगों को भी दबा सकते हैं। इसलिए ये बीजेपी वाले जो हैं, अब बड़े मंत्री संतरी की बात छोड़ दीजिए, ये जो मिडिल लेवल साधारण जनता होती है, उसके जितने भी लोग हैं, उनकी हिम्मत नहीं है कि वो बोल के दिखा दें। खैर ये तो क्यों बोलेंगे, उसी का तो खार है। तो समझने लायक बात है और सीधी सीधी हमें सच दिख रहा है। एक जमाने में हम रशिया और अमेरिका से आंख मिला के बात करते थे, आज मैक्सिको हम पर टैरिफ लगा रहा है। ये फिल्में दिखा दिखा के जनता को बरगला रहे हैं और हमारा इतिहास टूटता जा रहा है। ठीक है, एक सवाल तो देखना पड़ेगा। बिल्कुल, एक बहुत ही संक्षिप्त में उत्तर चाहूंगी खालिद सर आपसे। फिर भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर को चुनने की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए? किस तरीके की समिति का गठन होना चाहिए ताकि जिस व्यक्ति का चयन हो उसकी ईमानदारी पर शक ना हो और वो सुनिश्चित की जा सके कि उसका जो काम है वो 16 आने जो है खरास होना उसका काम है? देखिए, ऐसा है कि पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो हम हंगर इंडेक्स की अश्विनी जी ने बात की है ना, जी जी जी,
तो आप ये देखिए कि हम 80 करोड़ लोगों को अनाज दे करके पाल रहे हैं या पर वो तो उनको महंगाई आजीविका में दे रहे मदद हैं। देने की बात कर रहे हैं। बीजेपी शुरू से कहती है कि वो महंगाई में मदद नहीं देने नहीं जैसा नहीं है। नहीं, जी देखो ऐसा है, अगर ऐसा जरूरत ऐसी, क्या हो गया? जी, हम सुन पा रहे हैं आपको। हेलो। जी हम सुन पा रहे हैं, खाली हाँ सर हाँ। अपनी बात रखें। अच्छा, मैं ये कह रहा हूं कि उसकी जरूरत ना पड़ती, क्योंकि अगर हम इतने समृद्ध होते, क्योंकि कमियां तो हैं, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। दूसरी चीज जो आप कह रहे हैं कि जो अपॉइंटमेंट है, कैसे हो? जी अपॉइंटमेंट जितने भी इंपॉर्टेंट पोजीशन है, जैसे सीआईसी है, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, या जी इलेक्शन कमीशन है, या दूसरे जितने भी है, वो उसकी अपॉइंटमेंट निष्पक्ष दिखनी होनी चाहिए। उसमें क्या होना चाहिए, जैसे कि पहले था, और ये मैं उसकी सपोर्ट करता हूं, कि अपोजिशन का लीडर होना चाहिए, रूलिंग पार्टी का प्राइम मिनिस्टर या उसका 14 के पहले था क्या खालिद साहब? खालिद एक साहब, मिनट, मैं विनम्रता ये से, बीच में 14 के बोले तो पहले मैं था भी क्या? बोलूंगा नेहा अरे जी। ठीक है, मैं ठीक है, तो समय अपनी समाप्त बात हो कर रहा है, रहा हूं। समय समाप्त हो रहा है। जी खाली पहले सर। क्या था मुझे नहीं पता, मैं अपनी बात कर रहा हूं, क्या होना चाहिए मुझसे ये पूछा गया, उसका जवाब दे रहा हूं। ठीक है जी और तीसरा जो है, वो कोई भी निष्पक्ष ऑब्जर्वर, चाहे इलेक्शन सॉरी सीजेआई, चाहे कोई सुप्रीम कोर्ट का जज, चाहे उनका कोई नॉमिनी, वो होना चाहिए। अगर 3 की सम्मति, अगर 5 है तो उसमें भी 2 एक साइड के, 2 एक साइड के, एक निष्पक्ष होना चाहिए। हमेशा जितने भी सम्मतियां बनती हैं उसमें इसी तरह से होता है, ताकि अगर कहीं टाई हो भी जाए जी तो एक व्यक्ति जो है वो ठीक फैसला करने में मदद कर सके। तो मेरी राय ये है जी कि जी सीजेआई या सीजेआई का नॉमिनी या जी कोई सुप्रीम कोर्ट का जज जरूर होना चाहिए उसमें, अगर 3 मेंबर की सम्मति है। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। समय समाप्त हो गया। प्रोफेसर खालिद आपका भी, अश्विनी जी आपका भी, और यश आपका भी बहुत बहुत आभार। आपने समय दिया, स्ट्रेट टॉक के मंच से जुड़े। दर्शकों के सामने ये सवाल रखना चाहती हूँ कि भारत की जो लोकतांत्रिक छवि है, और ख़ास करके भारत में इतनी बड़ी तादाद में जो मतदाता है, वो कैसे एक पारदर्शी प्रक्रिया के तहत अपना जनप्रतिनिधि चुन सकता है, इसी पर बहुत बड़ी बहस चल रही है। लोकसभा में बहस हुई, जिसका जवाब अमित शाह ने दिया। राज्यसभा में बहस हो रही है। उम्मीद की जा रही है कि कुछ ठोस और सकारात्मक नतीजे सामने आए, ताकि भारत का मतदाता इतना प्रोत्साहित हो जाए कि वो हर चुनाव में घर से बाहर निकलने में हिचक ना रखे, और ये तय हो कि जिसको वो वोट डाल रहा है उसी को वोट पहुंच भी रहा है। आप दर्शक क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, हम तक लिखकर पहुंचाइए। info@justbroadcasting.com या फिर neha@justbroadcasting.com पर भी फीडबैक शेयर कर सकते हैं। जुड़े रहिए जस्ट टीवी के साथ। नमस्कार।